नमस्कार मित्रों। आज हम बीकॉम 6 सेमिस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर, इस पर हम चर्चा करेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों क्षेत्रों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। हम इन दोनों क्षेत्र की पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा आज इस ऑनलाइन लेक्चर में सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सार्वजनिक उपक्रम, उसको राजकीय उपक्रम, सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र, इन जैसे शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। इन शब्दों को हम एक ही अर्थ में ग्रहण करेंगे, जैसे कि जिन उपक्रमों अथवा उद्योगों पर सरकार का अथवा सार्वजनिक संस्थाओं का स्वामित्व तथा प्रबंध होता है, उन्हें सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम राय चौधरी और चक्रवर्ती के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। सरकार का या तो उन पर पूर्ण एकाधिकार होता है या इसके अधिकांश अंग सरकार के हाथ में होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम एक ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व अथवा जिसकी प्रबंध व्यवस्था राजकीय तंत्र द्वारा संचालित की जाती है, अथवा ये दोनों ही राज्य के अधीन हो। एस खेरा के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों से आशय केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या उनके द्वारा मिलकर संचालित औद्योगिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्रियाओं से है। उन सभी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जिन पर पूर्णतया अथवा अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा जिन पर नियंत्रण एवं संचालन सरकार का ही हो। सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएं इस तरह से बतलाई जाती है। सार्वजनिक स्वामित्व, पब्लिक ओनरशिप। इसी सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व निजी साहसियों के हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होता है। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना मात्र लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इनका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक। निजी क्षेत्र के उपक्रम में अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों और विशेष रूप से अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि सार्वजनिक उपक्रम न केवल सरकार बल्कि जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकारी स्रोतों से वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेस। सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यक पूंजी मुख्यतः सरकार द्वारा बजट में व्यवस्था करके प्रदान की जाती है। प्रबंध में अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। सार्वजनिक उपक्रम के प्रशासन एवं प्रबंध के संबंध में सरकारी प्रशासन की पद्धतियों एवं नियमों का पालन किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व इस प्रकार बतलाया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, अर्धविकसित देशों में भारत सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, जैसे कि आर्थिक महत्व, विकास योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सिर्फ निजी क्षेत्र के द्वारा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि निजी क्षेत्र की अपनी कुछ सीमाएं होती है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है। आधारभूत ढांचे का निर्माण, तीव्र औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण आवश्यक होता है।
उचित मूल्य, उचित मूल्य फेयर प्राइस, उचित मूल्य पर अनिवार्य वस्तु की पूर्ति करने के उद्देश्य से भी सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। उच्च तकनीक पर आधारित उद्योगों का विकास, देश की आर्थिक प्रगति में आधुनिकीकरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नवीनतम तकनीक का विकास किया जाए। अणुशक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्रों में विकास के लिए अणुशक्ति निगम, इलेक्ट्रॉनिक निगम की स्थापना की गई है। आर्थिक विकास के लिए वित्त, सार्वजनिक उपक्रम से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए भी हो सकता है। प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग, देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से आवश्यक कार्यों पर लगाया जाता है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण और विकास में वृद्धि होती है। अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन, सार्वजनिक उद्योगों द्वारा अधिकतम मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। विदेशी सहायता का समुचित उपयोग करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, सार्वजनिक उद्योगों के विकास हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग सार्वजनिक उद्योगों के विकास एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे विदेशी सहायता का समुचित उपयोग होने के साथ साथ कल्याणकारी कार्यों में भी वृद्धि होती है। व्यापार संतुलन में सहायता, सार्वजनिक व्यापार संतुलन में सहायता, हेल्प इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया है जिसका विकास नहीं हो पाया है तथा इसी कारण आंतरिक मार्ग की पूर्ति आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है। सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व, सार्वजनिक उपक्रम का सामाजिक महत्व, समाजवादी समाज की स्थापना निर्माण करना, भारत सरकार ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का व्रत लिया है और समाज के समाजवादी स्वरूप के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास का दायित्व पूर्णतः सरकार के हाथ में रहे। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण, लाभों का सार्वजनिक हित में प्रयोग करना, सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाले लाभों का उपयोग जन सामान्य के हित के लिए किया जाता है। श्रमिकों को लाभ, सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों का शोषण नहीं होता है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य सरकार द्वारा आदर्श सेवा आयोजक की भूमिका निभाना होता है। उपभोक्ताओं को लाभ, सार्वजनिक उपक्रमों से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है तथा क्योंकि पूंजीपतियों का द्वारा शोषित होने से बच जाते हैं। रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश का तीव्र औद्योगिक विकास होने से रोजगार में वृद्धि होती है जिससे समाजवादी समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति होती है। शहरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है वहां विद्युत परिवहन, पर्याप्त जल आपूर्ति, शिक्षा संस्थाओं तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं विकास किया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्याप्त जल आपूर्ति सुविधाओं से उपलब्ध होने के कारण वहां की जनता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है जिससे संपूर्ण महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी संभव है। सामान्य महत्व, जैसे राज्य के 5 विशाल साधन होने के कारण वह अनुसंधान व उन्नति हेतु अधिक व्यय कर सकता है और अल्पकालीन हानि उठाकर भी अनुसंधान कार्य चालू रख सकती है। उद्योगों में आत्मनिर्भरता होती है, सरकारी उद्योगों में द्वारा अर्धविकसित देशों में सरकार भविष्य के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था के ढांचे का निर्धारण कर सकती है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो विकास 1951 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 5 थी, जो विनियोजित पूंजी 29 करोड़ की लागत थी। 2014 में उपक्रमों की संख्या 290 थी, जिसका कुल विनियोजित पूंजी 9,92,971 करोड़ रुपए था। तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में निष्पादनता उपलब्धियां, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में निष्पादनता या उपलब्धियां, परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र देश के उद्देश्य के कार्यान्वयन में सफल रहा है।
अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का अध्ययन इस मुद्दों पर अंतर्गत है। राष्ट्रीय आय में अंशदान, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्धियां, राष्ट्रीय आय में अंशदान। राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र का अंशदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। देश का 20% कुल 20% शुद्ध घरेलू उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र से उपलब्ध होता है। रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। 1961-62 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 2.67 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था, जिनकी संख्या आज बढ़कर 15.5 लाख हो गई है। रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में लगभग 25% प्रबंधकीय और पर्यवेक्षक संवर्गों के थे। पूंजी निर्माण में अंशदान, कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण में अंशदान, भारत में पूंजी निर्माण में भी सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1910-11 में देश की कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 19% था। निर्यात में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्यात वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। 1970-71 में सार्वजनिक उपक्रमों का निर्यात में हिस्सा केवल 12.3% था, जो 2011-12 में यह अंक घटकर 10% हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स ऑफ अलॉटमेंट। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक उपक्रमों ने प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त साधनों का सृजन किया है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो केंद्रीय राजकोष में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान 2005-06 में 1,25,456 था, जो 2010-11 में बढ़कर 1,56,121 करोड़ हो गया। इसमें 17% की वृद्धि हुई। इस प्रकार 2005-06 में सार्वजनिक उपक्रम का शुद्ध लाभ 69,536 करोड़ रुपए था, जो 2010-11 में बढ़कर 96,321 करोड़ रुपए हो गया। बीमा इकाइयों का स्वामित्व, ओनरशिप इन सिक यूनिट। बीमा इकाइयों का स्वामित्व, सरकार ने निजी क्षेत्र की कई इकाइयों को भी अपने स्वामित्व में लिया है, जो बीमारी इकाइयों की श्रेणी में गिनी जाती थी। वर्ष 1992 के आरंभ में बीमारी इकाइयां जिनका प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में लिया, उनकी संख्या 47 थी। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनर्संगठन बोर्ड BRPSE का गठन घाटे पर चल रहे उपक्रमों के पुनरुद्धार संबंधी सलाह देने के लिए किया है। लघु एवं सहायक उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। देश के बहुत से लघु एवं सहायक उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक उपक्रमों के निर्देशन तथा सहायता से की गई है। अब इस प्रकार के निर्देशन एवं सहायता से स्थापित इकाइयों की संख्या 600 से लगभग की गई है। अविकसित क्षेत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अविकसित क्षेत्रों का विकास, सार्वजनिक उपक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों का विकास करना है। सार्वजनिक उपक्रमों पर जितना विनियोग किया गया था, उसका 55% भाग देश के 10 पिछड़े एवं अविकसित राज्यों में लगा हुआ था। ये राज्य नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं बिहार ऐसे थे। तकनीक के आधार पर विस्तार, एक्सपांशन ऑन टेक्नोलॉजिकल बेस। तकनीकों के आधार पर विस्तार, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तकनीक के आधार को फैलाने एवं आधुनिक रूप देने में सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तो नवीनतम तकनीक वाले उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रसायन, हल्के एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इसमें बड़ी धनराशि के विनियोग इस क्षेत्र से समस्त उद्योगों को ऊपर उठाने में यह बहुत सहायक रहा है। दूसरा, अपने उद्योगों के अलावा सहायक उद्योग जो इस क्षेत्र के लिए तरह तरह के माल की व्यवस्था करते हैं, उनकी तकनीक में भी काफी सुधार हुआ है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग,
आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग। एड इन अचीवमेंट टू सेल्फ सफिशियंसी, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख योगदान आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग देना है। भारतीय इस्पात उद्योग के विभिन्न उपक्रमों व संयंत्रों के निर्माण में भारत एक सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन काफी बढ़ा है। हवाई जहाज व पानी के जहाज अब भारत में बन रहे हैं। इस्पात के उत्पादन में भी सार्वजनिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार की इकाइयां अब भारत में ही मिल जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का ही परिणाम है। सुदृढ़ औद्योगिक आधार, सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध बहुत सी आलोचनाओं के बावजूद इस बात को दो मत नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्त करने से 1991 तक की अवधि में भारत के तीव्र औद्योगिकरण का श्रेय मूलतः सार्वजनिक क्षेत्र को ही जाता है। 1991 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र का अपना अलग महत्व है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्तावों में कुछ उद्योग जैसे अणुशक्ति जैसे है। सरकारी उद्यमों का निष्पादन, जैसे भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं या सार्वजनिक उपक्रमों के निम्न निष्पादन के कारण कॉजेज ऑफ लो परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसमें पहला कारण बताया जाता है लालफितशाही। दूसरा है प्राविधिक कुशलता का अभाव। तीसरा है संगठन में असमान नीति। चौथा है प्रेरणा का अभाव। पांचवा है संसद का अपर्याप्त नियंत्रण। छठा है निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव। सातवां है अधिक पूंजीगत व्यय। आठवां है प्रबंधकीय व तकनीकी साधनों के विकास में असफलता। नौवां है क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना। 10वां है अतिरेक आकार के प्लांट। 10वां है रुग्ण इकाइयों का आधुनिकीकरण। 12वां है कम लाभ उद्यम, लेस रेम्यूनरेटिव एंटरप्राइज। 13वां है कीमत नीति का अविवेकपूर्ण होना और श्रम अनुशासनहीनता, लेबर इनडिसिप्लिन। तो इस प्रकार की समस्याएं भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं इस प्रकार की बतलाई जाती है। सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि भारत में निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का अर्थ निजी क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तथा वैयक्तिक हितों में संवर्धन एवं लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही इसका प्रयोग किया जाता है। आज निजी क्षेत्र का तात्पर्य भी काफी हद तक परिवर्तन हो चुका है। जहां 19वीं शताब्दी तक निजी उद्यम का तात्पर्य ऐसे उद्यम से होता था जिसका स्वामित्व एक या दो व्यक्तियों के हाथों में होता था, परंतु आज इसका तात्पर्य उन उद्यमों में से है जिसका स्वामित्व अनेक शेयर धारकों के बीच विभाजित होता है और उद्यम का संचालन व्यावसायिक प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसलिए आज निजी क्षेत्र के बजाय निजी निगम, प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर, निजी निगम क्षेत्र, प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर शब्द का अधिक प्रयोग हो रहा है। निजी क्षेत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र की विशेषता इस प्रकार है। निजी संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी क्षेत्र में संपत्तियों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होती है कि संपत्ति का उपयोग स्वेच्छा से किसी भी विधि से करें। लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। निजी क्षेत्र में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उत्पादक द्वारा किए गए निर्णय लाभ की मात्रा पर आधारित होते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम।
निजी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता होती है, व्यावसायिक स्वतंत्रता, अनुबंध की स्वतंत्रता तथा चुनाव की स्वतंत्रता होती है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, निजी क्षेत्र में अधिक कार्य की स्वतंत्रता होने के कारण पूर्ण स्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत तंत्र, इस क्षेत्र में कीमत तंत्र एक निर्देशक तंत्र के सदृश होता है जो उत्पादन, उपभोग, वितरण व व्यवसाय प्रत्येक क्षेत्र में मार्गनिर्देशन करता है। राज्य का हस्तक्षेप, निजी क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में अधिकांश निर्णय निजी व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन सरकार सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तक्षेप करती है। निजी क्षेत्र के कार्य इस प्रकार होते हैं: प्रबंधन की कुशलता की व्यवस्था करना, नई औद्योगिक इकाइयों का प्रवर्तन करना, औद्योगिक शोध एवं विकास का आयोजन करना, औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्याप्त मात्रा में विविध वित्तीय व्यवस्था करना, पदार्थों की किस्म का नियंत्रण, कुशलता में वृद्धि तथा उत्पादन लागत को न्यूनतम बनाना, उत्पादन की नई तकनीकों का प्रयोग अथवा उद्योगों का विविधीकरण करना, सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन योजनाओं के साथ उत्पादन का समायोजन करना ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन हो सके। निजी क्षेत्र के महत्व, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के महत्व इस प्रकार बतलाए जाते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में समान महत्व रखते हैं। संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र का महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि इसमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र का महत्व इस मुद्दों से स्पष्ट होता है। व्यवसायियों की प्रेरणा, व्यवसायियों की प्रेरणा, मोटिवेशन टू बिजनेसमैन, निजी क्षेत्र में लाभ व्यवसायियों के लिए प्रेरणा का मूल स्रोत है। लाभ कमाने की आकांक्षा से ही तो व्यवसायी अधिकाधिक कुशलता से व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन करता है। वह सदैव इसी आशा से ही वस्तुओं का कम से कम लागत पर अधिकाधिक अच्छा उत्पादन करने का प्रयास करता है। साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अधिकतम लाभ का उद्देश्य साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित कर उसके सर्वोत्तम उपयोग का प्रेरित करना है। साधनों को कम उपयोग से अधिक उपयोग की और स्थानांतरित किया जाता है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, उत्पादन की तकनीक, उपभोक्ताओं की पसंद, औद्योगिकरण, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ही निजी क्षेत्र में आवश्यक सुधार होते रहते हैं। तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, निजी क्षेत्र का मुख्य लक्षण प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में योग्यता की विजय होती है और योग्यता वही जो कम से कम उत्पादन लागत पर उत्तम वस्तु का उत्पादन करे। इस प्रकार उत्पादन लागत घटाने के प्रयास ने तकनीकी प्रगति को प्रेरणा दी है। योग्यता के अनुसार प्रतिफल, रिवार्ड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इसमें ऊंची योग्यता वाले को ऊंचा पारिश्रमिक मिलता है जिससे कार्य कुशलता को प्रेरणा मिलती है। कर्मचारी अधिक लगन से, निष्ठा, तत्परता से कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का विकास, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, योग्यता की विजय होने से प्रत्येक व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर योग्य बनने का प्रयत्न करता है। आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास को त्वरित करने में कई प्रकार के योगदान देते हैं। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके प्रबंधकीय कुशलता की व्यवस्था करना, औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्त उपलब्ध करना, औद्योगिक शोध को प्रोत्साहित करके और उद्योगों में उत्पादन की नई नई तकनीकों का प्रयोग करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के भी प्रेरित करता है अथवा आर्थिक विकास में योगदान देता है। सरकार का कम उत्तरदायित्व, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, निजी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं में सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप रहता है। सभी निर्णय स्वतः होते रहते हैं। सरकार का उत्तरदायित्व बहुत कम रहता है। जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग, निजी क्षेत्र के अंतर्गत लाभ प्राप्ति की आशा से
नई नई खोज, अनुसंधान, अन्वेषण आदि के लिए जाते हैं आदि किए जाते हैं और उत्पादक जोखिम उठाते हैं। पूंजी निर्माण का प्रोत्साहन करना, पूंजी निर्माण का प्रोत्साहन करना, एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होता है, इसलिए संपत्ति और पूंजी संचालन को प्रोत्साहन करता है। समूह भावना, समूह भावना की आदि का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप फीलिंग। निजी क्षेत्र के अंतर्गत समूहों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि प्रत्येक भावना व्यक्ति की आय उत्पादन पर निर्भर रहती है और उत्पादन उसी समय अधिकतम होगा जब सभी व्यक्तियों में समूह भावना हो और जब सभी व्यक्तियों में समूह की भावना हो और आपसी सहयोग से काम करते हो। लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका। भारत में पूंजी की कमी है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में कुटीर व लघु उद्योगों की विशिष्ट भूमिका है। भारत में सभी लघु एवं कुटीर उद्योग निजी क्षेत्र में है। लघु उद्योगों में उद्यमी का अपना प्रयास और वह अपने क्षमता पर विश्वास उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। थोड़ी सी पूंजी की मदद से लघु उद्यमों अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश में संसाधनों का दक्ष व बेहतर प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को इस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। भारत में निजी क्षेत्र का उगम और विकास। भारत में निजी क्षेत्र का उगम 1833 में हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकारिक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। सन 1833 में के चार्टर अधिनियम ने भारत में प्रबंध अभिकर्ता प्रणाली की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शुरू में प्रबंध अभिकर्ताओं ने व्यापारिक इकाइयों के रूप में कार्य शुरू किया, लेकिन बाद में औद्योगिक संगठन व प्रबंधन की इकाइयों के रूप में विकसित हुई। भारत के नियोजित आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है, फिर भी निजी क्षेत्र में भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में वर्तमान अधिकांश उद्योग निजी स्वामित्व में ही थे, परंतु 1948 और 1956 की औद्योगिक नीति बदलाव में सार्वजनिक क्षेत्र को बड़े और अधिक पूंजी लगने वाले क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका सौंप दी गई। इसके बावजूद निजी क्षेत्र ने अपना विकास जारी रखा। उसने अपने लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का क्षेत्र चुना क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम पूंजी की जरूरत थी। इसमें जोखिम भी कम था। इनकी परिपाक अवधि अधिक लंबी नहीं होती, इसलिए देश की लगभग संपूर्ण कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियां, आंतरिक व्यापार, थोक एवं खुदरा व्यापार, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सड़क परिवहन और उपभोक्ता वस्तु उद्योग निजी क्षेत्र के स्वामित्व में है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग निजी क्षेत्र के स्वामित्व में दिखाई देते हैं। 1991 के पश्चात सरकार ने पुनः निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका प्रदान करने का निर्णय किया है। इसी उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या में काफी कमी दर दी गई है। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु अनेक छूट दी गई है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि शीघ्र निजी क्षेत्र अपना अधिकाधिक विस्तार करने में सफल होगा। भारत में आर्थिक नियोजन की व्यूहरचना में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक बढ़ती हुई भूमिका प्रदान की गई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था प्रकृति मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए निजी क्षेत्र की विद्यमानता व विकास को भी आवश्यक समझा गया है। निजी क्षेत्र में सौंपे गए राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना तथा योजनाओं में आरंभ की गई प्रतिस्थापना क्रियाओं को बल प्रदान करना, उपयुक्त तकनीक के प्रसार, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और उद्योग के विवेकीकरण के वास्ते औद्योगिक शोध व विकास कार्यक्रम तेज करना और उसका विकास करना, अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना, प्रबंधन की योग्यता और दक्षता प्रदान करना। इस प्रकार से
निजी क्षेत्र का विकास और उगम बतलाया जाता है। थैंक यू।